एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं तकनीक के सिलसिले में, और इसके अलावा 2 माहिरीन ज़बान के हमारे पास हैं। अब देखिए, ये मेहंदी सर यानी सैयद सईद मेहंदी साहब का कमाल है कि उन्होंने ये ख़्याल रखा, ये तजवीज़ रखी कि क्यों ना एक शायर को नई नस्ल के ताल्लुक़ से, कि आजकल जो नई जनरेशन है वो ये कहती है कि हमें ज़बान नहीं आती, हमें उर्दू नहीं आती, या बहुत मुश्किल हिंदी नहीं आती, हम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं फ़िल्म के ज़रिए से नई नस्ल को न सिर्फ ये कि भाषाएं सिखाई जाएं, बल्कि उन्हें ये भी बताया जाए कि ये ख़जाना हम सबका ख़जाना है। और एक शायर को, यानी उस शायर को कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, मैंने पहले भी कहा, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे और मसावात पर सर्फ कर दी, क्यों ना उसको एक नए ज़ाविये से, फ़िल्म के ज़रिए से, उसके मुकालमों के ज़रिए से, उस कहानी के ज़रिए से भी समझा जाए। तो बहरहाल हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे माहिरीन का एक बार और इस्तकबाल कीजिए, उनके लिए तालियां ज़ोरदार। शुक्रिया रेशमा। दरअसल इस प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग करें, इस पर क्लिप्स के बाद बातचीत हुई, तो ये हुआ कि फाइनली हम तीनों लोग अपनी अपनी बात आपस में ही शेयर करके रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दरअसल ये आप सब लोग जानते हैं कि फ़िल्म जो हीर रांझा है 1970 में रिलीज़ हुई थी, और 1970 में जब हीर रांझा की जो लोक कथा 16वीं शताब्दी से होते हुए, जिसे 1766 में वारिस अली साहब ने हीर नाम से जब पोएम लिखी उसकी, तो जाहिर सी बात थी कि उसको इस शक्ल में ढालना थोड़ा कठिन काम था। लोक कथाओं को या किसी बड़े शायर ने अगर उसको एक कथा काव्य के रूप में ढाला है तो उसको फिर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता है। ये एक समय है जब हम सब जानते हैं कि 70 के आसपास इस तरह की अभी जो फिल्में बन रही हैं वो डिजिटल माध्यम नहीं था, वो रील आती थी खरीद करके, और उन रील के साथ साथ आपको पहले से रिहर्सल करके उनको चलना पड़ता था। और जब चेतन आनंद गए थे, ये किस्सा है कैफ़ी साहब के पास फिल्म के लिए कि आपको डायलॉग लिखना है और गीत लिखने, तो उसके पहले कैफ़ी साहब की फिल्में हिट नहीं हो रही थी, जो लिख रहे थे गाने वो बहुत हिट नहीं हो रहे थे, और चेतन आनंद की भी फिल्में हिट नहीं हो रही थीं। एक तरह से दोनों पे फ्लॉप का तमगा लगा हुआ था। तो कैफ़ी साहब ने मना किया था कि देखो भाई, चेतन ऐसा है कि क्यों हमारे साथ आप बनाना चाहते हो, हम लोग तो चेतन आनंद ने कहा कि जब 2 फ्लॉप मिल जाएंगे तो हो सकता है एक हिट बन जाए, और फिर ये फिल्म बनी, और क्या खूब फिल्म बनी। एक जो आप गीति काव्य हम लोग हिंदी में जिसे कहते हैं, एक जो पोएटिक सेंस होता है, ये डायलॉग लिखना नज़्म में, कविता में, छंद में, वो एक कठिन काम है। लेकिन ये सिर्फ कविता करना नहीं है या नज़्म लिखना नहीं है, ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये जैसे कथोपकथन है। एक दूसरे की बात का जवाब भी आपको उसी तरह से देना है, जो तुक है, जो छंद है, जो लय है उसमें। अभी कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाई गई तो आपने सुना भी होगा, जो कैदो और रांझा का संवाद है, यानी प्राण और राजकुमार जी का संवाद है जब बांधे गए, या उसके पहले जो एक दृश्य शुरू में आपको दिखाई दिया कि किस तरह से एक लड़की है और दोनों के बीच में संदेश वाहिका का काम कर रही है, और आप देखिए कि पीछे जब वो भागती है तो तबला भी बजता है। ये कैफ़ी भी जानते थे, और जो लोक का है, जो लोक नाट्य है हमारे यहाँ, नौटंकी की विधा है, बताएंगे कुशेश जी। हम लोग गांव में अपने बचपन में नौटंकी देखते थे, तो वो जब बहरे तबील गाते थे तो क्रॉस करते थे एक दूसरे को कि सुन रहे हो, तो कहता था हाँ सुन रहा हूँ, फिर क्रॉस करते थे। और ये जो कहते हुए कहना है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, कुछ लगता है कि जैसे उसका इसमें दृश्य में एक दृश्यांकन चेतन आनंद ने किया है।
लेकिन उस कहन में जो आखिर में राजकुमार की अच्छी आवाज़ थी, उनके मुँह से, उनकी ज़ुबान से जो नज़्म कैफ़ी ने लिखी है वो क्या खूब है कि ख्वाब है वो से ले करके, और वो कहती है मैं भूल गई हूँ। ऐसे तमाम दृश्य हैं, अगर आप इन दृश्यों को देखें। और मुझे इस पूरी फिल्म में ख़ास तौर से जो बैसाखी का दृश्य है, बैसाखी के मेले का दृश्य है, इसमें तो नहीं था, अगर आप फिल्म देखें तो कहाँ कहाँ पे लोगों को खड़ा करके उस दौर में जिस तरह से चेतन आनंद ने फिल्माया है वो बहुत ही खूबसूरत है। कैफ़ी की पूरी जो नज़्म लिखने की इसमें, जिसको उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि कितनी मेहनत की है, वो काबिलियत आपके सामने आती है। लेकिन इस फिल्म की जो ख़ासियत है सबसे बड़ी, वो इसके 8 गाने हैं। 8 गानों में आप जो कुछ गानों में वो पंजाबी ट्विस्ट भी देते हैं, वे बार बार वे शब्द आता है, या कुछ हास्य और खुशी के जो गीत हैं कि मोटी तेरी नानी या मामा तेरा, इस तरह के जो हास परिहास के माहौल के गीत हैं वो भी कैफ़ी ने लिखे। और एक गाना तो क्या मदन मोहन साहब ने बहुत ही खूबसूरत वो म्यूज़िक दी है कि उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं है। मेरी दुनिया में वाला जो गाना है जिसमें मदन मोहन साहब ने खुद आवाज़ दी है और लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ है, उसमें जो बोल लिखे हैं और बड़े आहिस्ते से वो गीत गाया जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते से। आप शुरू में पहला ही जो गीत होता है, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, ये गीत मैं इस सभागार में कई बार बता चुका हूँ। हम लोग खुर्शीद साहब छोटे थे और बैरीडी में एक ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में। कैफ़ी साहब अक्सर वहाँ चीफ गेस्ट होके आते थे। तो जब एक बार चीफ गेस्ट होके आए तो कैफ़ी आज़मी, तो हमारे लिए उस समय बचपन में उनके गाने, ये गाना जिसने लिखा है वो शायर आया हुआ है, तो हम जाकर के उनको इस गाने के साथ देखते थे। पहली बार जो मैंने उनको देखा था, उस पहली बार देखने में जो जहन में गाना था वो यही था, मिलो न तुम तो हम घबराएं। और भी गाने, या कितना सैड, देखिए सैड सॉन्ग, अगर एक ट्रेजिक, एक त्रासद प्रेम कथा है और उसका दुखांत प्रेम कथा है, तो उसमें आप दर्द भरे गीत कितने लिख लेते हैं। 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, अद्भुत सा गीत है। और इस गीत में एक बहस है और वो बहस अंत तक चलती है। और इस फिल्म में आखिर में, इसमें नहीं, क्लिप्स में संभव नहीं था, जो राजा हैं वो पृथ्वीराज कपूर राजा बने हुए हैं और वहाँ पे जो काजी ने निकाह पढ़वाने के लिए कैदों से पैसे लिए हैं, जीवन ने रोल किया है काजी का, प्राण से पैसे लेकर के ज़बरदस्ती उसने कहा है, और फिर अजीत के साथ शादी होती है जो हीरो है। और ये आपको पता है कि तख्त हज़ारा और झांझ दोनों गांवों के बीच में दुश्मनी, और किसी तरह से वो भाइयों के दुश्मनी के वजह से भागा हुआ यहाँ आया है और चरवाहे के रूप में रखता है, नौकरी मिलती है और ग्वाला है, और वहाँ मिलते हैं दोनों। ये जो बात वहाँ पे आती है निकाह को लेके, जो एक बहस है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। निकाह हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से तय होगा कि दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और गवाह भी कौन है? गूंगा है। लेकिन वो जो गूंगा गवाह है वो भी इशारों से बता देता है कि कैदों ने काजी को पैसे दिए थे और उस पैसे के बल पे इसने हाँ की थी, और इस आधार पे वो निकाह अमान्य किया जाता है। ये एक जो बहस है इस फिल्म में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। वो दृश्य इसलिए कि बहुत बार कहा जाता है कि ये शादी हो गई तो हो गई। नारद स्मृति का एक श्लोक है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद का, उदय भान जी जानते हैं कि वहाँ पे भी जो विवाह की समस्या है वो उठाई गई है। कब विवाह विच्छेद होगा या विवाह नहीं माना जाएगा, उसमें जो 8 बातें बताई गई हैं वो श्लोक है पूरा, मैं यहाँ श्लोक नहीं पढ़ना चाहता। और उसी आधार पर
रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को अमान्य किया जाता है और चंद्रगुप्त से उसकी फिर शादी होती है। ठीक वैसे ही आप देखिए, ये चूँकि फिल्म तो 70 की है लेकिन कहानी पहले की है। अगर हम वारिस शाह को ही ले लें तो 1766 की बात है। तो ये जो लोक कथा या कहानी पहले लिखी गई, उसमें विवाह की भी समस्या को एक तरह से उठाया गया है। ये एक बड़ी चीज़ है। आखिरी गीत जो है, अभी जो ये जोगी पहुंचता तो जो प्रिया राजवंश हैं या हीर हैं, उनकी जो ननद है, वो जो आदमी है उसका नाम मुराद है और वो बताता है कि वो मुराद से, और उसी पे बात बनती है कि जा तुझे मुराद मिले। जब वो पूछती है कि हाथ देखो बताओ जोगी, तो कहता है कि जा तुझे मुराद मिले। तो वो कहती है इतना पहुंचा हुआ जोगी आ गया है, भाभी तू भी अपना दुख, और फिर वहाँ से चीज़ें बनती। ये जो सबसे ज़्यादा हिट गीत रहा है, जो अभी आपने सुना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्या अंतरे लिखे हैं अद्भुत से कैफ़ी साहब ने। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। एक पूरी जो सूफ़ी परंपरा है, जो प्रेमाख्यानक काव्य है, जो जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद की पूरी जो कवितावली है, उसमें जो मोहब्बत को, इश्क को, हकीकी को ले जाते हैं जो आखिर तक, कि वहाँ पे खुदा और इंसान दोनों को मिला देते हैं, वहाँ से भी आगे। और ये पंजाब का जो प्रेम कहानियाँ हैं, आप सोहनी महिवाल में भी आप देखिए, वहाँ भी जब बात आती है तो सोनी माही सोनी, रब से ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ, रब मुझे माफ़ करे, जिसने भी गीत लिखा। मतलब ये कि जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अपने महबूब में देखना। और ये आप देखिए कि ये चीज़ रत्नसेन देखता है पद्मावती में, पद्मावत में। तो ये जो पंक्ति लिखते हैं कैफ़ी, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये शायरी वहाँ से जुड़ती है। और उसी गीत में अगले अंतरे में आप जाएंगे तो कैफ़ी फिर लिखते हैं कि ये दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को। अगर किसी संसार में दो दिल नहीं मिल सकते, प्यार के लिए कोई तरसता है, प्यार करने वाले को प्यार नहीं मिलता है, तो फिर उस संसार को क्या समझा जाए। आज जब मोहब्बत पे इतने पहरे हैं, नफ़रत के सौदागरों की चल निकली है, तो फिर उस संसार को जिसमें लोग प्यार को तरस रहे हैं, नफ़रत जीत रही है। कैफ़ी आज फिर 10 मई को याद आ रहे हैं, उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं इस गाने के साथ ही। मैं सिर्फ मकालमों के सिलसिले में कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। ख़ास तौर से एक थोड़ी सी छोटी सी तहरीर है, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद, क्योंकि हम यहाँ पे कैफ़ी के मकालमों पर बात करने बैठे हैं। गाने कैफ़ी ने 100 से ज़्यादा लिखे हैं और एक से एक गाने लिखे हैं। अभी नलिन भाई ने कहा कि जैसे वो फ्लॉप हो रहे थे, तो इत्तेफाक से कल ही मैंने थोड़ा सा तलाश किया तो मुझे 1971 का शमा मिल गया, मार्च का। तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स दी थी, तो उस एक रिपोर्ट ये थी कि हीर रांझा फिल्म जो है वो बहुत हिट नहीं हुई थी उस ज़माने में, और उसकी वजह शायद ये मकालमे ही थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये वो दौर बदलता गया, अभी मैंने 2-3 चैनल्स पर सर्च किया तो 10 मिलियन से ज़्यादा ये फिल्म लोगों ने देख रखी है। तो जाहिर सी बात इनके, और ये तो और शायद मेरे ख़्याल से हिंदुस्तानी फ़िल्म की तारीख़ में ये पहली फ़िल्म है जिसमें मंजूम मकालमे हैं। और सिर्फ मुझे सर्च करने पे एक फ़िल्म के बारे में, फ्रांसीसी की फ़िल्म एक है द अम्ब्रेला ऑफ चेरबॉग, जो 1964 में आई थी, ये 70 में आई थी, शायद इससे इंस्पायर हो चेतन आनंद, या जो है वो कैफ़ी चेतन आनंद ही जाहिर से उन्होंने लिखवाया कि वो फिल्म म्यूज़िक बेस्ड थी और उसमें हर डायलॉग गा करके, जो जिस करेक्टर ने भी जो भी मकालमा अदा किया वो गा कर अदा किया था, लेकिन म्यूज़िक बेस्ड वो फिल्म थी।
ये मंजूम मकालमे इसमें थे। तो कुछ एक चंद 2 मिनट की बातें मकालमों के सिलसिले में, फिर कुछ मकालमे ख़ास तौर से, क्योंकि इस फिल्म में कैफ़ी आज़मी की जो झलक है और कैफ़ी आज़मी ने जिस तरह से इसको इन मकालमों को अदा करने में क्या लिखने में जिस तरह से शायरी वज़न में भी है, आज़ाद नज़्म में भी है, और मुझे लगता है जैसे 2-3 लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये फिल्म सीन दिखाया गया उसमें 6-7 लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है 2-3 लोग डायलॉग के बाद वो वही काफ़िया जोड़ देते हैं ला करके। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है उनके यहाँ, उनके जहन में। बात फिल्म महज तस्वीरों, गीतों या अदाकारी का नाम नहीं, बल्कि उसकी रूह उसके मकालमों में पोशीदा होती है। यही मकालमे किरदारों को ज़िंदगी अता करते हैं, कहानी को असरंगेज़ बनाते हैं और नाजरीन के दिलो दिमाग में देर तक बाकी रहते हैं। दुनिया की हर ज़बान की फ़िल्मों में मकालमों को गैर मामूली अहमियत दी जाती है, क्योंकि फ़िल्म के किरदार अपने जज्बात, ख़यालात, गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, एहतजाज और ख्वाबों का इज़हार ज़्यादातर मकालमों ही के ज़रिए करते हैं। अगर मकालमे कमज़ोर हों तो बड़ी से बड़ी कहानी भी बेजान महसूस होने लगती है, लेकिन अगर मकालमे ताकतवर हों तो एक आम मंज़र भी तारीख़ बन जाता है। उर्दू हिंदी सिनेमा में मकालमा निगारी को हमेशा एक फ़न की हैसियत हासिल रही है। ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर की फ़िल्मों में, फ़िल्मी अदब में मकालमों को शायरी, मुहावरे, जज्बात और तहज़ीब के इम्तिज़ाज के साथ पेश किया जाता है। पुरानी फ़िल्मों में तो मकालमे गोया अदबी जुमले महसूस होते हैं। यही वजह है कि लोग फ़िल्म की पूरी कहानी भूल जाते हैं, मगर उसके चंद जुमले बरसों याद रहते हैं। मुग़ल आज़म का ये मकालमा आज भी बर्र-ए-सग़ीर की अज़ीम तरीन फ़िल्मी जुमलों में शुमार किया जाता है। सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। एक जुमले में इक़्तिदार, मोहब्बत, ज़िद और अलमिया सब कुछ सिमटाया है। यही ताकत एक अजीम मकालमे की पहचान होती है। इसी तरह दीवार में अमिताभ बच्चन का मशहूर मकालमा हिंदुस्तानी समाज की तबक़ाती कशमकश की अलामत बन गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब में मेरे पास माँ है। ये मुख्तसर मकालमा सिर्फ 2 भाइयों की गुफ्तगू नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी माशरे की जज्बाती और अखलाक़ी निज़ाम की नुमाइंदगी करता नज़र आता है। इसी तरह शोले के कई मकालमे अवामी हाफ़ज़े का हिस्सा बन चुके हैं। कितने आदमी थे, या जो डर गया समझो मर गया। ये जुमले महज फ़िल्मी डायलॉग नहीं रहे, बल्कि रोज़मर्रा ज़बान में मुहावरों की तरह इस्तेमाल होने लगे। उर्दू ज़बान की तहज़ीबी शाइस्तगी ने फ़िल्मी मकालमों को वक़ार अता किया। पाकीज़ा का एक नहायत खूबसूरत जुमला है, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये मकालमा मोहब्बत के इजहार में मशरक़ी नज़ाकत और शेरी लताफ़त की आला मिसाल समझा जाता है। इसी तरह एक वक्त का मकालमा है, बहुत मशहूर है, जिसको अख्तरुल ईमान ने लिखा था। अब देखिए अख्तरुल ईमान ने किस तरह उसको गढ़ा, ये कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर। हालांकि ये एक अंग्रेज़ी का प्रोवर्ब है, और जिस तरह से उसको अपना लिया गया वो आज हम लोग को लगता है कि शायद ये हमारा ही अपना है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें कैफ़ी ने भी इसमें, इसी रिवायत की एक मुनफरद मिसाल हीर रांझा है, जिसके तमाम मकालमे मंजूम हैं। कैफ़ी ने साबित कर दिया कि फ़िल्मी मकालमे सिर्फ गुफ्तगू में ही नहीं, बल्कि शायरी में भी हो सकते हैं। इस फिल्म ने उर्दू शायरी, पंजाबी लोक रिवायत और जदीद सिनेमा को एक साथ जोड़ दिया। मैंने कुछ अंग्रेज़ी फ़िल्मों की मिसाल दी है, उसको मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद आता है कि एक छोटे छोटे जुमले जो होते हैं, जैसे एक फ़िल्म टाइटैनिक आई थी 97 में, उसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत लो ग्रेड का है, वो तो इत्तेफाक से उसको जो है वो मिल जाता है टिकट टाइटैनिक जहाज़ का, और वो आम एक दर्जे में सफ़र कर रहा होता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ वो जाके जहाज़ के अर्शे पे खड़ा होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया मेरी है, और एक आज़ादी उसको हंसी होती है, वो कहता है आई एम द किंग ऑफ वर्ल्ड। अगले साल एक फ़िल्म आई सत्या, उसमें बहुत मशहूर फ़िल्म हुई, उसमें जो कैरेक्टर है भिकू महात्रे, वो भी एक जगह पे खड़ा है, वो कहता है दुनिया बम्बई का किंग कौन, भिकू महात्रे। इस तरह से वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, तो बात तो बहुत लंबी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट भी की थी, लेकिन सिर्फ मैं कुछ डायलॉग ख़ास तौर से जिसमें कैफ़ी की झलक, और जाहिर सी बात है कैफ़ी आदमी अगर डायलॉग लिख रहे हैं फिल्म में, तो उसमें कुछ ना कुछ तरक्की पसंदी की भी झलक होनी चाहिए, और वो है।
जब वो अभी इसमें दिखाया कि जब वो हीर को बचाता है रांझा, नदी से बचा कर लाता है, उसके बाप के सामने लेकर आता है, तो उसका बाप जो है वो इनाम देता है उसको। तो उसमें कहता है, शेर मर्दों दा पुत्र यही काम है, ले संभाल ये तेरा इनाम है। चंद पैसे उसको देता है। तो हीर कहती है, वाह क्या खूब कीमत लगाई मेरी, सबकी नज़रों में कीमत घटाई मेरी, तू भी क्या याद रखेगा क्या बाप था, इसमें जो कुछ है सब मैंने तुमको। वो पूरी थैली दे देता है। इसी तरह टाइटैनिक में भी वो रोज़ जो है जब खुदकुशी करने जा रही होती है तो उसको डॉसन बचाता है, और जब लेके आता है तो खैर वो पूरा ड्रामा है। उसके बाद वो जो उसका मंगेतर होता है वो कहता है इसको कितने पैसे दें, कहता 20 रुपये दे। जाहिर है 1912 की फिल्म है टाइटैनिक, मतलब जो उसकी कहानी है। तो कहती 20 रुपये, इतनी कम कीमत है मेरी, बस इतनी सी मोहब्बत करते हो। तो वो कहता अच्छा आज तुम मेरे साथ डिनर पर आना। वो उसको, और यहाँ एक बाप बेटी का डायलॉग जो है, जब वो अपना कुछ मांगने की कोशिश करती है अपने बाप से, तो हीर कहती है तुमसे कुछ मांगूं, मांग ले मैं तो कब से कहता हूँ, मेरी सुबहों की रोशनी दे दो, तेरी सुबहों की रोशनी सदक़े, मेरी शामों की को चांदनी दे दो, तेरी शामों की चांदनी सदक़े, तुम मुझको मेरी ज़िंदगी दे दो, लाडली तुझ पे ज़िंदगी सदक़े। वो कहता क्यों पहेली बुझाई जाती है, बाप को आजमाई जाती है, मांग जिसमें तेरा भला होगा, जिससे आएगा तेरे दिल को करार, जिससे आएगी ज़िंदगी में बहार। एक चीज़ और ख़ास तौर से जब कैदू की एंट्री होती है फिल्म में, वो जो मंज़र है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह के डायलॉग वहाँ पर हैं। अच्छा ये देखिए कि अभी यहाँ पर जो राजकुमार डायलॉग बोलता है, और तो वो आखिर में कहा हीर कुदरत ने तुझको पैदा किया, हीर कुदरत ने तुझको पैदा किया। तो अब पूरे मंज़र के बाद आखिर में वो लड़की झुंझला गई थी, कैसी उसमें मिज़ाह पैदा कर देते हैं। वो बता रहा था कि कैसे तू पैदा हुई। इतना संजीदा मंज़र, एक रुमानी मंज़र है, उसमें भी कैसी जो है कैसे मिज़ाह की गुंजाइश निकाल लेते हैं। अब ये कैदू है, जाहिर सी बात है कि वो फिल्म के पर्दे पे पहली बार आता है, लेकिन जो कहानी है उसमें सबको मालूम रहता है कि वो किस तरह का किरदार है। तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और इसकी शादी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है ये लंगड़ा है, माजूर है, तो इसकी शादी नहीं हुई है। इसके लिए तो वहाँ बैठ के लोग शादी, अब देखिए किस तरह की ये जो ठियेबाजी होती है, वहाँ किस तरह की शायरी होती है। मक्खियाँ बैठे न क्यों कब्र पे सौदाई की, मक्खियाँ बैठे न क्यों कब्र पे सौदाई की, उसकी माशूक थी बेटी किसी हलवाई की। सुनते हैं लैला के आंगन में जो भंगड़ा हो गया, सुनते हैं लैला के आंगन में जो भंगड़ा हो गया, मजनू नाचा और यूं नाचा कि लंगड़ा हो गया। काजी का इसमें सीन नहीं दिखाया गया, और काजी को जिस तरह से कैदू जो है जब राज खुलता है और दोनों लाते हैं उसको सामने, तो वो पंचों को लेके आता है और किसी तरह से हीर के बाप को दबाव में लेकर तैयार कर लेता है। तो ये ना समझो मुझे गांव का गम नहीं। वो कहता गांव वाले क्या कहेंगे। अच्छा एक यहाँ पे एक बड़ी मज़े का कैदू कहता है, अगर हीर की बात मान ली गई तो ये तो फिर सब गांव में इस तरह से बदनामी होगी, या गांव की लड़कियाँ। तो एक इसमें एक मकालमा है, मजनू बन जाएगा गांव का हर जवां, मजनू बन जाएगा गांव का हर जवां, एक एक घर से निकलेगी लैला यहाँ। अब ज़बरदस्ती जब काजी कर रहा है उसके साथ, तो मैं सैदा से पढ़ दूँ तेरा निकाह। हीर गुस्से में, गैर मर्दों का नाम भी सुनना मेरी खातिर गुनाह है काजी, तुम मुझे मत गुनाहगार करो, ज़िक्र उसका न बार बार करो, जाने क्या औल फौल बकती है। अब जो बोलेगी खींच लूँगा ज़मा, ज़िद भली लड़कियों का काम नहीं, हीर अपने बड़ों का कहना मान। हीर काजी से कहते, जब बड़े कह रहे हों काजी जी, हीर रस्म वफ़ा को तोड़ दे, हीर अपने खुदा को छोड़ दे, तू कैसे बड़ों का कहना मान लूँ। ये पूरे डायलॉग चलते हैं। तो उसके बाद
हीर और काजी में मोहब्बत का कोई किनारा नहीं, तू क्या बक रही है खुदा से तो डर। तो हीर कहती है खुदा कुछ अकेले तुम्हारा नहीं। अब जाहिर सी बात है इसमें हीर और काजी में जो डायलॉग्स हैं, सच काजी कहती है सच कहा, काजी कहता है सच कहा इश्क लानत है, कहर है रोग है मुसीबत है, इश्क लानत नहीं है रहमत है। हीर कहती है एक पूजा है एक इबादत है। काजी कहता है इश्क से जो बचा नहीं रहता वो किसी काम का नहीं रहता। हीर इश्क जिसमें बसा नहीं रहता ऐसे दिल में खुदा नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से कैफ़ी साहब ने डायलॉग लिखे और आखिर में कैफ़ी साहब ने जो मकालमे जाहिर सी फिल्म का एंड है, उसके बाद अभी जैसा जाहिर सी बात है वो फिल्म में इतना इस फिल्म में एक चीज़ और है टेक्निकल जो मैं कुलसरेश जी से कि इसमें जाहिर कहानी बहुत बड़ी है हीर रांझा की और मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ लोगों ने बयान की है, तो वारिस ने भी बयान की है। लेकिन इस फिल्म में ख़ास तौर से मंज़र बहुत कम हैं, लेकिन उसको डायलॉग के ज़रिए जिस तरह से फैला दिया गया है, उसको पूरे 3 घंटे की फिल्म बना दिया गया है, वो बड़ा काम है। और इतने बड़े डायलॉग अगर अकेले बोले जाते या मोनोलॉग में बोले जाते तो मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ी बोरियत का काम होता अगर ये मंजूम ना होते तो। और इसमें जिस तरह से काफ़िया पैमाई की गई है, जिस तरह से मौसीक़ियत पैदा की गई है, ऐसे शायद वो क्या नाम कैफ़ी साहब शायर थे और उसी हिसाब से उन्होंने इसको। तो ये आखिरी मंज़र जो है इसमें से कुछ डायलॉग जो हैं राजा के दरबार में जब लाए जाते हैं और निकाह का मसला ये है कि जैसे नवीन जी ने कहा ना कि नारद स्मृति से वो शादी वाला मामला लिया है, तो देखिए ये दो कल्चर का मामला है। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों में निकाह उस तरह से नहीं होता, ना उस तरह से शादी टूटती है, ना उस तरह से कोई मतलब मामलात होते हैं। यहाँ तो मसला ये था कि काजी ने रिश्वत लेके बग़ैर निकाह पढ़े ही कह दिया था। उससे पहले वो लड़की कहती है कि इस तरह से मुझको निकाह रुख्सत कर रहा हो, जैसे मेरी मैयत को रुख्सत कर रहा हो। बहुत खूबसूरत डायलॉग है वो उस फिल्म में। लेकिन आखिरी जो ये सीन है, राजा कौन सी गुत्थी वो जो हमने सुलझाई नहीं, ऐसी फरियाद आज तक दरबार में आई नहीं। और फिर अपने वो एक उसको भेजता है दीवान को, दीवान झुककर उसके पास जाता है, यानी ये शादी हकीकत में कोई शादी नहीं, तो सज़ा ऐसी मिलेगी उनको दरबार से, सुर्ख हो जाएगी इन दोनों के खून से ये ज़मीन। दीवान काजी से कहता है, दीवान झुक कर दीवान, काजी तुम जब ज़बान खोलोगे मुझको आशा है सच ही बोलोगे। काजी आँख बंद करके, सच ही बोलूँगा, मानता हूँ मैं, तुम मानता हूँ। बड़े तन से कहता है, मानता हूँ मैं, तुमको थोड़ा सा जानता हूँ मैं। अब ये पूरे एक सिस्टम के ऊपर, जैसे काजी मौलवी या पुरोहित या पंडित, उसके ऊपर एक तंज है पूरी तरह से कि मैं तुमको थोड़ा सा जानता हूँ, ये तुम लोग जिस तरह की हरकतें करते हो, जिस तरह के समाज में जिस तरह की चीज़ें पैदा कर रहे हो। काजी घबराता है, कैसे समझूंगा कि ये खोटे हो, बस ज़रा सा खुदा से छोटे हो। और इसके बाद कहानी पूरी मालूम ही है कि जाहिर सी बात है कि बस ख़ास तौर से मुझे जो इस फिल्म में सबसे अच्छा पहलू और मकालमे तो कैफ़ी साहब के, कैफ़ी साहब ने जो तजुर्बा किया वो तजुर्बा बाद में, अच्छा ये ऐसे नहीं है कि ये उर्दू के ये पहली रिवायत थी। शेक्सपियर के ड्रामे सब मंजूमी हैं आम तौर से, या हमारे यहाँ के संस्कृत में ड्रामे हैं, या उससे पहले पारसी थिएटर की एक पुरानी रिवायत मौजूद थी जिसके यहाँ सब मंजूम होते थे, पूरी पूरी गज़लें बीच में आ जाती थी, डायलॉग में आ जाती थी। लेकिन उसको फिल्म में तजुर्बा हुआ और उस ज़माने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे बहुत सारी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्म जब आई तो तब तो नहीं चली, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने उसको पसंद किया और बहुत ज़्यादा वो फिल्म चली। तो मुझे लगता है कि इस तरह से इस तरह का तजुर्बा फिर क्यों नहीं हुआ, या तो उस ज़माने में फिल्म नहीं चली, अब तो क्योंकि बहुत तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर है या फिल्में बहुत बनाई जा रही हैं, उसके बाद भी आज भी ये तजुर्बा क्यों नहीं हो रहा है, अब इसकी वजह मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वो जानते हैं, और बाकी मैं कुलसरेश जी से हाँ, ऐसा तजुर्बा फिर क्यों नहीं हो पाया। एक चीज़ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नारद स्मृति के उस श्लोक का और ध्रुवस्वामिनी में उसके उल्लेख का मैंने जिक्र किया है। मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि ये जो शादी के टूटने बनने की रिवायतें हैं, कैसे किस तरह से पहले कहा जाता था कि विधवा विवाह नहीं हो सकता,
लेकिन ऐसी स्थिति हो कि अक्षम हो पति, उस स्थिति में किसी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने की अनुमन्यता थी, और उसके लिए नारद स्मृति में वो श्लोक है, और उस समस्या को लेकर के ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ये मैंने कहा उसको लिए जाने का नहीं है, वो संदर्भ दूसरा है और ये संदर्भ दूसरा है। सर हम लोग के सवाल का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर पूछना चाहते हैं कि जैसे ये बात है कि एक तजुर्बा हुआ, और अभी आपने कहा कि शमा में रिपोर्ट थी कि ये बहुत कामयाब नहीं हुई फिल्म, बाद में इसको मकबूलियत मिली, और वाकई अगर उस पर देखिए आप यूट्यूब पर तो उसमें जितनी भी राय है इसके बारे में वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें और बहुत लोगों ने पसंद किया। तो ऐसे में ये अगर इजाफी फ़ायदा हुआ तो ये तजुर्बा फिर क्यों नहीं है? और आज जो ज़बान हम लोग बोलते हैं, हम लोग खिचड़ी ज़बान बोलते हैं, ऐसे में अगर हम इस तरह की फिल्म बनाते हैं जिसमें मंजूम डायलॉग होंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होगी? नहीं, दो बातें। एक तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की थी और फिल्म चली भी थी, ऐसा नहीं है कि ये फिल्म फ्लॉप हुई, तो फिर इसका मतलब फिल्म शमा की चली रिपोर्ट भी गलत थी। है? शमा हाँ, की रिपोर्ट गलत नहीं है? वो ये कि सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन फ्लॉप भी नहीं हुई थी। हाँ, ये फिल्म चली थी और क्रिटिक्स ने पढ़ी नहीं, बहुत तारीफ की। हाँ, आमतौर से होता है कि हिट फिल्म थी, ऐसा नहीं है कि मतलब चूँकि हमको याद है यहाँ लिबर्टी सिनेमा में ये फिल्म लगी थी और लिबर्टी में हम देखने गए थे, कई हफ्तों चली थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये सवाल बाद में जो है इसको ले लेंगे। सबसे पहले तो आज कैफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ। कैफ़ी साहब बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े शायर, फिल्म के लिए जिस तरह के गीत उन्होंने लिखे या संवाद लिखे तो वो बहुत बड़ा काम था। और लेकिन मेरा उनसे जो मुलाकात या जुड़ाव पैदा हुआ वो थिएटर की वजह से, और वो सिर्फ एक बड़े कलाकार साहित्यकार नहीं थे बल्कि सामाजिक मामलों में भी वो कहीं कुछ गड़बड़ी देखते थे तो दखलंदाजी करने वाले आदमी थे। ये 1989 में राकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अयोध्या मार्च किया था जिस वक्त वहाँ मस्जिद मौजूद थी, और उस वक्त हम लोग पूरे रास्ते, कैफ़ी साहब ने हमारे इस अयोध्या मार्च को लीड किया था, वो उस वक्त इप्टा के अध्यक्ष थे और उन्होंने लीड किया था। रास्ते भर हम लोग, हमारा नुक्कड़ नाटक था पर्दाफाश, उसको हम लोग करते हुए गए थे और बाद में कैफ़ी साहब ने उस नुक्कड़ नाटक पर्दाफाश को एक मॉडल स्ट्रीट प्ले सारी इप्टा के लिए कहा था कि ये एक मॉडल स्ट्रीट प्ले है, कैसे होने चाहिए नुक्कड़ नाटक। तो इस तरीके से नाटकों के माध्यम से फिर आजमगढ़ में हम लोगों का बकरी नाटक का शो हुआ, रास्ते में हम लोग उनके गाँव में जुआ होते हुए उनसे मिलते हुए गए, वहाँ कैफ़ी साहब फिर आजमगढ़ में शो देखने आए। तो इस तरीके से थिएटर के उससे हमारा, और उनकी बहुत रुचि थी थिएटर में। जहाँ तक हीर रांझा की बात है तो हीर रांझा तो बहुत पुरानी फोक टेल, बहुत ही पुरानी फोक टेल है पंजाब की, और कब से रही होगी कुछ, ये फोक के बारे में यही है कि डेफिनेट कुछ पता नहीं होता कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, कब तक चला। कुछ फोक टेल्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे पहला हीर रांझा का जो सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड मिलता है जहाँ पोइट्री लिखी गई हीर रांझा की, वो अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में दामोदर दास ने जो पोइट्री लिखी वो सबसे पहली एक काव्य था, और दामोदर दास ने उसमें उस पोइट्री में ही क्लेम किया है कि वो हीर रांझा को देखा है उन्होंने। तो अब हिस्टोरिकल है कि नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दामोदर दास ने जो लिखा है कि मैंने देखा है, वो देखा उन्होंने अपनी कल्पना में देखा है, शायद उनका ये इशारा रहा होगा, या जैसे महाभारत में संजय देखता है उस तरह से उन्होंने देखा होगा। लेकिन बहरहाल वो पहला आया था। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट आज तक की तारीख का जो सबसे एक तरीके का बड़ी कविता, लंबी कविता है, वो वारिस शाह की है। और वारिस शाह की हीर आज भी तरह तरह के फॉर्म्स में, लोक नाटकों में, नौटंकी में, सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस गायकी में गाई जाती है। वो बहुत ही मशहूर है। और आप सबको मालूम होगा पार्टीशन के टाइम में जो अमृता प्रीतम ने अखा वारिस शाह नू जो
कविता लिखी थी, तो वारिस शाही को एड्रेस किया था कि वारिस शाह, एक हीर के लिए तो तू कब्र से तूने इतना लिख डाला, अब तू कब्र से आ। पार्टीशन के टाइम में कितनी हीरें, उनके साथ क्या क्या प्रताड़ना हो रही है, क्या क्या हो रहा है, तो उनकी तकलीफ़ आके देख और उनके बारे में कुछ लिख। ये वारिस शाह को अमृता प्रीतम एड्रेस करते हुए बोलती हैं। उसके बाद हीर रांझा की कहानी के ऊपर जो फिल्म्स बनना शुरू हुई, 1932 में, जबकि 31 में बोलता सिनेमा टॉकीज़ शुरू हुए थे हिंदुस्तान में, और उसके बाद 32 में एक फ़िल्म बनी थी, पंजाबी में थी, वो हीर रांझा की कहानी के ऊपर फिल्म बनी थी। और उसके निर्देशक बहुत बड़े निर्देशक थे, AR कारदार साहब ने उसको निर्देशित किया था, वो हीर रांझा के ऊपर फिल्म बनी थी। और उसके बाद बंटवारे के बाद पाकिस्तान में 1955 में हीर रांझा के ऊपर एक वहाँ JC आनंद करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो JC आनंद जो आज की एक्ट्रेस जूही चावला है उसके मामा थे, और वो पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान नहीं आए, वहीं पर रुक गए और वहीं अपनी फिल्म कंपनी उन्होंने शुरू की थी, और उसमें उन्होंने हीर रांझा के ऊपर फिल्म बनाई थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी कहना चाहता हूँ फिल्म को लेके, 1956 में एक फिल्म बनी थी, वो हमीद भट्ट साहब ने जिसका निर्देशन किया था और जिसका नाम था हीर, और उसमें नूतन और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था और सुपरहिट फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि उस फिल्म के डायलॉग्स कैफी आज़मी साहब ने लिखे थे 56 में। तो और वो प्रोज में थे, जो हम लोग सोचते हैं कि क्यों चेतनानंद कैफी साहब के पास गए लिखवाने के लिए, शायद एक वजह ये भी होगी कि उनकी बहुत अच्छी हीर रांझा को लेकर बहुत अच्छी स्टडी थी, और उन्होंने वो फिल्म डेफिनेटली, आप देखिएगा अभी भी वो फिल्म नूतन और प्रदीप कुमार की फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, और उसके डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, उसके बारे में भी मैं कुछ बात करूँगा। तो वो फिल्म थी। उसके बाद ये 1970 की इम्पॉर्टेंट फिल्म है, ये आती है हीर रांझा, जो राजकुमार, चेतन आनंद की फिल्म, राजकुमार और प्रिया और प्राण और पृथ्वीराज कपूर, प्रिया राजवंश। तो ये इतने सारे एक्टर्स जिसके अंदर हैं, वो फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म होकर निकली थी। बाद में एक और फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने रांझा का रोल किया था, एक और फिल्म बनी है हीर रांझा को लेके, श्रीदेवी के साथ बनी है। और अभी इस समय एक प्रोजेक्ट है इम्तियाज़ अली और एकता कपूर, ये मिल के हीर रांझा के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे फोक से होते हुए सिनेमा तक, और कितने सारे सिनेमा तक इस ने यात्रा की है। अब अगर 1970 की फिल्म के ऊपर अगर हम आते हैं, जो फिल्म अभी जिसकी अभी क्लिप्स हम लोगों ने देखी, वो फिल्म भी बहुत अच्छी, और क्रिटिक्स ने उसको बहुत सराहा था और हिट भी हुई थी। फिल्म काफ़ी देखी गई थी। सिल्वर जुबली शायद नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी चली थी फिल्म। इस फिल्म की जो ख़ास बातें थीं, वो ख़ास बातें, एक तो चेतनानंद का निर्देशन और इतने सारे एक्टर्स, उनकी अच्छी एक्टिंग, ये तो इसकी ख़ास बात थी। लेकिन एक और ख़ास बात थी इसकी, जल मिस्त्री की फ़ोटोग्राफ़ी, सिनेमेटोग्राफ़ी। ये सिनेमेटोग्राफ़ी अद्भुत सिनेमेटोग्राफ़ी है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि 1956 की जो फिल्म थी हीर रांझा, जिसमें कैफ़ी साहब ने डायलॉग्स लिखे थे, उसकी सिनेमेटोग्राफ़ी भी जल मिस्त्री ने की थी। तो हीर रांझा की दो लोग कॉमन हैं इस फिल्म में, और 56 की फिल्म में 2 लोग कॉमन। तो और इन लोगों ने, चेतनानंद और जल मिस्त्री ने क्या किया था, पंजाब के बहुत बड़े पेंटर, फाइन आर्ट के शोभा सिंह हुए हैं,
हाँ, जिनको पद्मश्री भी मिली है। तो उनकी पेंटिंग्स जो वहाँ पंजाबी फोक के ऊपर उनकी पेंटिंग्स बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, और उन्होंने जो सिख धर्मगुरुओं के तो बहुत सारी तस्वीरें बनाई हुई हैं। आजकल जितने कैलेंडर्स में आपको ज़्यादातर मिलेंगी वो सब उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। और उन्होंने हीर रांझा और सोहनी महिवाल की भी पेंटिंग्स उनकी बड़ी मशहूर हैं। तो उन पेंटिंग्स को उन्होंने, इन दोनों ने स्टडी किया, उनकी जो मतलब वहाँ के फोक लाइफ के ऊपर जो शोभा सिंह की जो पेंटिंग्स थी, और जो हीर रांझा और सोहनी महिवाल, उन पेंटिंग्स को स्टडी किया। और एक एक फ्रेम आप देखिए तो आपको लगता है कि आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं। फिल्म को आप सिर्फ खाली कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि जैसे चलती फिरती पेंटिंग्स के माध्यम से कहानी कही जा रही है। तो ये इस फिल्म की बहुत, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी है इस फिल्म की, सबसे बड़ी खूबी वो है इसके संवाद जो पद्य में लिखे गए, जिसमें काफिया मिलता है, तुकांत है, संवाद है, इस तरीके से संवाद लिखे गए। मुझे ऐसा लगता है कि चेतनानंद ने जिस वक्त उनकी शोभा सिंह की पेंटिंग्स देखी होंगी और फोक को उन्होंने महसूस किया होगा, तो उनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि हमारे फोक थिएटर में संवाद हमेशा पोइट्री में होते हैं। हमारे चाहे वो नौटंकी हो या किसी और प्रदेश के भी हों, तो वो हमेशा संवाद पोइट्री में होते हैं। तो शायद चेतनानंद को ऐसा लगा होगा कि अगर हम इसके संवाद पोइट्री में रखेंगे तो इसमें फोक का टच बना रहेगा। शायद इसलिए ही उन्होंने ये तय किया होगा। लेकिन अब कैफ़ी साहब के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे यहाँ फोक में या पारसी थिएटर में भी शेर व शायरी, खूब पारसी थिएटर में भी शेर व शायरी होती है, तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है, ये सब इस तरह की पोइट्री का इस्तेमाल उसमें भी होता है। लेकिन अब चुनौती ये थी कि पारसी थिएटर में लाउड एक्टिंग होती है। अब कैफ़ी साहब को संवाद जो लिखने थे, रिदमिक संवाद लिखने थे, और साथ में उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना था कि ये रियलिस्टिक एक्टिंग के ऊपर बोले जाने हैं ये संवाद। पारसी थिएटर में पोइटिक संवाद बोलना आसान होता है, एग्जेजरेटेड, लेकिन यहाँ आपने गौर किया होगा, जितने भी सीन्स आपने देखे तो उसमें वो संवाद जो थे रिदमिक थे, लेकिन एक्टर्स उन संवादों के ऊपर रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे थे। तो ये संवाद लिखने की बहुत बड़ी चुनौती, जिसको बहुत सफलता के साथ कैफ़ी साहब ने निभाया है कि कहीं भी पोइटिक डायलॉग उस एक्टर के ऊपर अटपटे नहीं लग रहे। अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो सवाल था वो यहीं से जोड़ देते हैं कि क्यों उस समय ऐसा हुआ। क्योंकि उस वक्त हमारा जो सिनेमा था वो पारसी थिएटर, फोक थिएटर के प्रभाव से निकल के रियलिस्टिक थिएटर की तरफ एंटर कर रहा था। तो एक तरीके से दोनों का संगम हो रहा था। तो इसलिए वो ये आइडिया आया और इसलिए वो लिखे भी गए और सफल भी हुए, क्योंकि लोगों को उसमें थोड़ा पारसी थिएटर, फोक थिएटर और मॉडर्न थिएटर या मॉडर्न एक्टिंग सबका मज़ा उसमें मिला, इसलिए वो काफ़ी पसंद की गई फिल्म। अब चूँकि बहुत ज़्यादा रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो रही हैं हमारी फिल्में, शायद इस वजह से इस तरह के प्रयोग लोग नहीं कर रहे, या ये कह सकते हैं कि करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अब कैफ़ी साहब की इस स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ मैंने निशान लगाए हैं, अगर लंबा हो तो आप लोग बोल दीजिएगा, रोक दीजिएगा, क्योंकि बहुत ये स्क्रिप्ट, इसका स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के संवाद, ये बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। और एक पूरी उनकी टोटल समझ को, उनकी समझ प्रोग्रेसिव थी हम जानते हैं, लेकिन थिएटर की क्राफ्ट की, आर्ट की, फिल्म की क्राफ्ट की समझ भी उनकी बहुत गहरी समझ थी। शुरू में ही जो आपने अभी जब आपने शुरू किया था, तो वो आपने वो लाइंस आपने बोली थी जो जिससे सिनेमा शुरू होता है, उसमें एक लाइन थी, किस तरह जश्न गम मनाया है ये जी जानता है। अब सबसे ये जश्न गम शब्द ही क्या थोड़ा चौंकाता नहीं है कि ये जश्न गम क्या होता है?
अब जश्न गम किस तरह मनाया है, अगर यहाँ से वो शुरू हो रही है तो ये कितनी गहरी बात है, जो हमारे नाट्यशास्त्र में भी लिखा हुआ है और जो हम सब जानते हैं कि आर्ट में जो भाव है, अगर करुणा का भाव, दुख का भाव, जब वो रस बन के ऑडियंस तक पहुंचता है तो ऑडियंस को वो आनंद देता है और वो जश्न बन जाता है। तो ये कहानी, ट्रेजिक कहानी, हमारे यहाँ बहुत बहसें भी हुई हैं कि करुण रस और विभत्स रस और भयानक रस ये दुखात्मक हैं कि सुखात्मक हैं, और अल्टीमेटली इसी नतीजे पर पहुंचा गया है कि ये भले ही इनके पीछे के भाव दुखात्मक हैं लेकिन ये रस सुखात्मक हैं। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक फिल्म तारे ज़मीन पर थी और लोग हमको मिलते थे कि हम देखने गए, बहुत रोए, कल फिर जाएंगे, और लोगों ने 4-4, 5-5 बार देखी। तो अगर ज़िंदगी में इस तरह का रोना पड़े आपको, तो क्या आप ज़िंदगी में दोबारा रोना चाहेंगे उस तरह की घटना से? लेकिन फिल्म में चूँकि वो रस बन के हमारे सामने आती है तो वो रस में हमको आनंद आता है और वो उस आनंद को हम महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए हम सिनेमा को बार बार देखना चाहते हैं, नाटक को बार बार देखना चाहते हैं, कहानी को बार बार पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भाव जो है वो रस बन जाता है, वो आनंददायक बन जाता है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, खोल लीजिए। ये जो पूरी जो इसमें भी आपने सुनी कि जो वो संदेश देता है कि क्या कहना, तो महताब हो, ख्वाब हो, ये पूरी बहुत अद्भुत पोइट्री है। इसको मैं दोबारा इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सुना है, लेकिन संवादों में ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इतनी गहरी पोइटिक संवाद लिखे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कत ये होती है कि ज़्यादा पोइट्री में कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है, तो संप्रेषण जब कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पूरा संप्रेषण है, पूरा कन्वर्सेशन है, और लेकिन बहुत गहरी कविता है। जब जिस तरीके से हीर कैसे को बनाया होगा, जिस तरह से, और जिस तरह के उन्होंने उदाहरण दिए हैं, हाँ, खेत, गेहूँ, चक्की, इस तरह की पोइट्री में चक्की का इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो क्या दुल्हन की घाट की हाँ, तो इस मतलब पूरे नेचर का इस्तेमाल किया है, उस पूरे नेचर की जो बेस्ट पॉसिबल ब्यूटी हो सकती है इस नेचर में, वो उन्होंने हीर को डिस्क्राइब किया है। अच्छा, एक मज़ेदार बात है कि संवाद गीतों में है, कविता में है, और गाने संवाद की तरह से हैं। अब मिलो न तुम तो हम घबराते, मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है, ये संवाद नहीं है क्या? तो ये ब्यूटी यही है कि जो संवाद हैं वो गीत की तरह से और गीत संवाद की तरह से। ये बहुत कई जगह पे ये चीज़ मुझको इसमें मिली है। एक थिएटर की एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है जो कि ग्रीक थिएटर में सोफोक्लीज वगैरह ने भी इस्तेमाल करी, शेक्सपियर ने भी इस्तेमाल करी, वो टेक्निक जिसको कहते हैं फोर शैडो। तो फोर शैडो यानी कि अंत में कोई घटना घटने वाली है, जो ट्रेजिक घटना घटने वाली है, उसका इशारा शुरू में या बीच में पहले से उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए। अब देखिए कैफी साहब ने उस टेक्निक का इस्तेमाल, कि उनको पूरी गहरी समझ उस टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ उन्होंने किया है कि डोली से जब उतारूंगी हैरान ना होना, मर जाऊं हाँ थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, यहाँ पढ़ दिए। हाँ, डोली से जब उतारूंगी हैरान न होना, मर जाऊं खुशी से परेशान न होना, दूरी कभी पल भर को गवारा न करेंगे,
गर जी न सके साथ तो हम साथ मरेंगे। ये बिल्कुल शुरू में, और बाद में एंड यही एंड है कि इसी तरह जब भाभियाँ भी बात करती हैं, जब जाता है बारात में, कहते हैं हीर को बिहाल आएगा ये। बाकी जो इसमें कॉमेडी है, जिस तरह की कॉमेडी के भी संवाद पोइट्री में जो लिखे हैं, जिसका उदाहरण आपने दे दिया है, वो हलवाई की बेटी वाला उदाहरण। और जिस तरीके से, अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें जो नेगेटिव कैदों का जो कैरेक्टर है, आमतौर पे जो फिल्म में विलेन जो होते हैं, वो विलेन इस तरीके के होते हैं कि मतलब बस वो दुष्ट है तो दुष्ट है, वो ख़राब है तो ख़राब है, लेकिन उसकी ये साइकोलॉजी ख़राब कैसे हुई इसके बारे में आमतौर पे फिल्म्स में वो जिक्र नहीं होता। वो भी कैफ़ी साहब ने इसमें रखा है कि सोसाइटी में उसके लंगड़ेपन का कैसा मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ से वो शुरू होता है और बाद में वो उसकी पूरी, वो तो तर्क भी करता है कि मेरी शादी की तुमको नहीं। हाँ, जहाँ वो कहता है कि मतलब वो कि तुम लोगों को कभी एक लंगड़ा, उसकी तकलीफ़, उसका किसी से इश्क नहीं हो रहा और पूरे परिवार उसकी शादी की बातचीत नहीं चला रहा, तो वो कहता है कि जब मेरी शादी का कभी तुम लोगों को ख्याल नहीं आया, तो अब इस घर में कोई खुशी शादी जो है, हीर भी इसी घर में रहेगी। तो एक तरीके से जो उसके अंदर बदले की भावना है, वो किस साइकोलॉजी से पैदा हुई, इसका भी इशारा कैफ़ी साहब यहाँ करते हैं। अब देखिए, कैदों का ही संवाद है, लेकिन किस तरीके से बेटी की उस समाज में स्थिति, जिसका जिक्र जिस समय को दिखा रहे हैं, उस समाज में स्थिति या आज भी स्थिति के बारे में कैफ़ी साहब लिखते हैं, एक लानत जनाब बेटी है, चौधरी जैसे तैसे टालो इसे, लूला लंगड़ा जहाँ कोई मिल जाए, हाथ पीले करो निकालो इसे। तो औरत, लड़की, बेटी को किस तरीके से बोझ हमारी सोसाइटी ने समझा है, उसकी तरफ यहाँ बातचीत है। ये कैदों का ये संवाद है। न तुमको फिक्र न भाई को गम घराने का, ख्याल आया कभी मेरा घर बसाने का, दिया कहीं मेरा पैगाम तुमने छेड़ी बात, ज़रा भी की कहीं कोशिश सजे मेरी बारात, सदा कहीं से जो शहनाइयों की आती है, मेरे कलेजे पे नागिन सी लौट जाती है। तो अब जिस आदमी को शहनाई का भी, जिस अपनी शहनाई का इंतज़ार था और ये उम्र हो गई उसको नहीं मिला, तो उसकी साइकोलॉजी जो है, वाकई में शहनाइयों की आवाज़ और कहीं शादी की बात होगी तो उसके मन में किस तरह के भाव आएंगे, वही पूरा इसका कैदों का कैरेक्टर उससे बना है। अब देखिए, आज के ज़माने में भी भली लड़की की परिभाषा क्या होती है, कि भली लड़की कौन होती है, और उसको कैफ़ी साहब यहाँ उसको बारे में बताते हैं। जाने क्या ऑल फॉल बकती है, अब जो बोलेगी खींच लूँगा ज़बान। तो काजी कहता है, ज़िद भली लड़कियों का काम नहीं, हीर अपने बड़ों का कहना मान। मतलब लड़की को बहुत ओबीडियंट होना चाहिए, बस बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपनी कोई चीज़ हो उस पर ज़िद ना करे। अच्छा, हीर के कैरेक्टर को एक तरफ उसके साथ ज़ातियाँ हो रही हैं, लेकिन मजबूर कैरेक्टर, बेबस कैरेक्टर कैफ़ी साहब ने उसको नहीं दिखाया है। उसको एक फाइटिंग कैरेक्टर के तौर पे पोर्ट्रे किया है कि वो एक फाइटिंग कैरेक्टर है, प्रोटेस्ट करती है वो। तो देखिए, औरत की परिभाषा एक और ये है, शर्म जेवर तेरी हया गहना,
हुस्न है लड़कियों का चुप रहना, मतलब चुप रहना ही उनका जो है। काजी के साथ जब बहस होती है तो हीर किस तरह से प्रोटेस्ट करती है, वो बेबसी नहीं दिखाती है। बहुत तैर ली अब किनारे पे आ, मोहब्बत, तो हीर कहती है मोहब्बत का कोई किनारा नहीं। काजी तू क्या बक रही है, खुदा से तो डर, खुद खुदा कुछ अकेले तुम्हारा नहीं। ये काजी से बहस कर रही है। काजी ज़बान बंद कर नीच, हीर चिल्लाओ मत, सज़ा दूंगा इसको, भड़काओ मत, ज़माने की नफ़रत तुम्हारे लिए। क्या है, जहाँ भर की लानत, हीर कहती है तुम्हारे लिए। काफ़ी गुनहगार, हीर बेशर्म, काजी बेशर्म, हीर नाग, तुझ डसे तुझको काजी जहन्नुम की आग। तो ये प्रोटेस्ट कर रही है सीधे काजी से, भिड़ भी रही है। 5 मिनट और चाहेंगे इसलिए क्योंकि जो दूसरी फिल्म है कैफ़ी साहब की लिखी हुई, उसकी चर्चा के बिना बात पूरी होगी नहीं। क्योंकि वो फिल्म, उसके 2-3 संवाद हम जो कैफ़ी साहब के लिखे हुए हैं वो आपको ज़रूर सुना चाहेंगे, क्योंकि उसके वो किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ये फिल्म बहुत हिट थी, चर्चित थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, बहुत मज़ेदार फिल्म थी, आर्ट के कई प्रयोग किए गए थे इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैफ़ी साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा उतनी स्ट्रांगली इस फिल्म में नहीं आई है जितनी कि वो हमीद भट्ट की जो फिल्म है उसमें कैफ़ी साहब की विचारधारा बहुत स्ट्रांग तरीके से आई है। इस फिल्म में जिसको कहना चाहिए कि ये एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि सब कुछ अच्छा है। राजा भी बहुत अच्छा है, काजी में एक बेईमान काजी है लेकिन एक काजी बहुत अच्छा है। मज़हब को लेके कोई बहुत क्वेश्चन उठाने की इसमें कोशिश नहीं की गई, मज़हब को लेके बच के निकला गया है। तो लेकिन वो उस फिल्म में मज़हब में उस फिल्म में राजा के यहाँ ये फैसला नहीं होता, राजा का हीर के पक्ष में फैसला नहीं होता। वो राजा कहता है मैं मजबूर हूँ, काजी कहता है शरिया अटल है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो एक बार शादी हो गई तो ये भगा के ले जाना कानूनन और मज़हब से जुर्म है, और वहाँ पर वो फैसला मतलब अब इस फिल्म में जिस तरह से सब अच्छा दिखाया गया, राजा इतना समझदार कि वो इसके हक में फ़ैसला देता है, काजी भी इतना समझदार कि मज़हब के हिसाब से भी उसको सही ठहरा देता है। तो सब कुछ इतनी अच्छी दुनिया, तो फिर वैल्यूज़ इतनी ख़राब क्यों है? पूरी सिर्फ जनता ख़राब है, राजा और काजी और ये सब बहुत अच्छे हैं। तो ये एक सबको खुश करने वाली फिल्म है। एक जो गाना ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं, ये पूरा गाना हमने सिर्फ उसकी इस फिल्म में एक उसकी यात्रा में निकाल दिया गया है कि कैसे वो साधु बना और जोगी बन के वहाँ गया। लेकिन जो वारिस शाह ने भी जिसका जिक्र किया है और जो उस फिल्म में भी है, वो उसमें गोरखपंथ के साधु से, कुछ लोग तो कहते हैं फोक टेल में है कि गोरखनाथ से मुलाकात हुई थी, फोक टेल में ये है। लेकिन उसमें भी वो, अब वो गोरखनाथ हैं कि नहीं, लेकिन उस फिल्म में एक गोरखपंथी साधु बैठा हुआ है जिसके पास जाके रांझा मिलता है और रांझा से, और वहाँ दोनों की फिलॉसफिकल बहस होती है उस फिल्म में। रांझे कहता है, रांझे का वर्ड व्यू ये है कि ये दुनिया खूबसूरत है, तुम लोग शरीर को आग में तपा के इसको बर्बाद क्यों कर रहे हो, खुदकशी जैसी कर रहे हो तुम लोग। वो साधु से ही कहता है। और वैसे तो वो पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हमारे मुख्यमंत्री को अगर दिखाया जाए कि रांझा मुसलमान, जो आप जिसको मानते हैं गोरखपंथ का शिष्य बना और वहीं से वैराग्य लेके वो वहाँ जाता है। तो इस तरीके से हीर रांझे का पूरा दृश्य है, जो जिसमें कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू के, एक जो है इस दुनिया को छोड़ उससे लौ लगा, और वो रांझे का पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दुनिया ही बहुत
खूबसूरत है। और मुझे हीर में ही खुदा दिखता है, हीर की आंखों में दिखता है। इस तरह का, चलिए वो संवाद हम आपको नहीं सुना रहे, कैफी साहब के लिखे हुए संवाद हैं, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, उतने असरदार तरीके से नहीं कह पा रहे, लेकिन बहुत पावरफुल संवाद कैफी साहब ने लिखे हैं। ये जो गोरख पंथ में जब वो शामिल होता है, वो कनपटा जोगी, वो कान फटे हुए होते हैं तो वो कनफटा जोगी उसको कहा जाता है, तो वहाँ जब वो शामिल होता है तो वो बहुत बहुत अच्छे संवाद हैं। और वहाँ वो उस फिल्म में मज़हब की एक तरीके से एनालिसिस करने से बचे नहीं हैं कैफी साहब। इसमें मज़हब की एनालिसिस नहीं है, एक अच्छा काजी और एक बुरा काजी, लेकिन मज़हब को छुआ नहीं है वहाँ। तो वहाँ मज़हब तो शादी से इनकार कर देता है और उनकी शादी रुकती नहीं है। बाद में जब ये गाना गाती है हीर और उसके गाने से कुछ कहीं पे आग लग जाती है तो राजा इसको सोचता है कि ये शायद इसकी बद्दुआ है, इसलिए वो उसको बाद में मुक्त कर देता है। लेकिन अदालत, बर्तोल्ट ब्रेख्त का पूरा ये कहना था कि राजा, अदालतें जो है वो कैपिटलिस्ट या सत्ता की ही गुलाम होती हैं। आज हम देख रहे हैं कि अदालतें भी हम मान के चलें कि बिल्कुल स्वतंत्र और बड़ी आदर्श होती हैं, ऐसा नहीं है, वो अदालतें भी सत्ता की ही गुलाम होती हैं। इस तरफ बर्तोल्ट ब्रेख्त ने अपने नाटक एक्सेप्शन एंड द रूल में इशारा किया है। और हम देखते हैं सत्ता क्या काम करती है, मज़हब के आगे कैसे सत्ता झुकती है। ये हमने राजीव गांधी के टाइम में भी देखा है और राम मंदिर के मामले में भी देखा है कि सत्ता और कोर्ट सब जो है वो, तो वही कैफी उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि सत्ता यानी राजा और काजी यानी कि अदालत, ये सब इनके विरुद्ध ही फैसला करते हैं। तो वो फिल्म ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी फिल्म लगती है। कैफी साहब के संवाद उसमें मुझे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी लगते हैं। बस इतना कहना था। ठीक है, संवाद छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, इतनी दिलचस्प महफ़िल है ये, मगर कम वक्त जो है वो हमें इस सेशन को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। और बहरहाल कैफ़ी के ही 4 मिसरों के साथ, लो ख़त्म हुआ हीर का रांझा का फसाना, लो ख़त्म हुआ हीर का रांझा का फसाना, वो हारे नहीं हार गया उनसे ज़माना, दीप उनकी मोहब्बत के सदा यूं ही जलेंगे। ये है कैफ़ी। दीप उनकी मोहब्बत के सदा यूं ही जलेंगे, दुनिया में जो बिछड़े हैं वो जन्नत में मिलेंगे। बेहद शुक्रिया सर।